आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वन एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे और उस पे कुछ नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो एमपी एक वन संपन्न राज्य है। एमपी एक वन संपन्न राज्य है और जो वनों का जीडीपी पे राज्य पे 2019 के अनुसार 1.8% परसेंटेज वाइज योगदान रहा है। परसेंटेज वाइज 1.81% राज्य में जीडीपी में योगदान रहा है वनों का। अब एमपी को वनों का राज्य भी कहते हैं। एमपी के जो 1/3 भूभाग है वह वनों से घिरा हुआ, केवल वनों से घिरा हुआ, 1/3 भूभाग वनों से घिरा हुआ है। वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय शाखा जो है तो वह जबलपुर में है। कहाँ है दोस्तों? जबलपुर में। अब वनों के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो वनों को पहले भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं। तो राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देखते हैं तो जो कुल वनों का एमपी में विस्तार है वह है 94,689 वर्ग किलोमीटर में है। वनों का विस्तार 94,689 किलोमीटर में है प्रदेश में। और जो परसेंटेज वाइज देखते हैं तो प्रदेश में कुल परसेंटेज वाइज में देखते हैं तो 30% है। और जो देश में टोटल देखते हैं तो 12% है। देश का 12% एमपी में वनों का विस्तार है। अब वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो प्रशासनिक वर्गीकरण में जब डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइप में होता है। एक तो आरक्षित आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं जिसे हिंदी में आरक्षित वन कहते हैं। तो अब रिजर्व फॉरेस्ट देखते हैं सबसे पहले। तो ये कितना है? इसका एरिया 61,888 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है एमपी में। और जो परसेंटेज वाइज राज्य में देखते हैं तो 65% समथिंग फैला हुआ है। आरक्षित वन 65% फैले हुए हैं। और इस पे आरक्षित वनों का अनुपात सबसे ज्यादा खंडवा वन वृत्त पे है और सबसे कम है उज्जैन में। सबसे कम उज्जैन वन वृत्त पे है और सबसे ज्यादा खंडवा वन वृत्त पे है। 65% है एमपी पे आरक्षित वनों का अनुपात और 61,888 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। अब इन पे कुछ बाउंडेशन भी है कि इस पे पशु चारण है, लकड़ी काटना है, आवागमन पूर्णतः निषेध होता है इस पे। अब बात करते हैं संरक्षित वनों की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इनके बारे में पहले बात करते हैं संरक्षित वन के बारे में। तो यह 31,096 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैले हुए हैं। और जो परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो 32% है राज्य में। 32% क्षेत्र में फैले हुए हैं। अब इस पे सर्वाधिक संरक्षित वन इंदौर वन वृत्त में है और न्यूनतम है खंडवा वन वृत्त में। न्यूनतम खंडवा पे है और अधिकतर इंदौर वन वृत्त पे है सर्वाधिक संरक्षित वन। अब इस पे पशु चारण आवागमन निषेध नहीं होता है और विशेष परिस्थितियों में वनवासियों को वन काटने की भी सुविधा होती है। इसमें विशेष परिस्थितियों में वन काटने की भी सुविधा प्रदान की जाती है। अब अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। अवर्गीकृत वन के बारे में जो एमपी में मतलब न्यूनतम है 1705 वर्ग किलोमीटर में है। ये टोटल राज्य में परसेंटेज वाइज 1.8% है इनका परसेंटेज वाइज में देखिए अगर। और सुविधा देख लेते तो इस पे पशुचारण आवागमन और वन काटने की सुविधा तीनों इस पे उपलब्ध रहती है, कोई रोक टोक नहीं रहती है। और इसके बाद रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है क्या। देखिए रिकॉर्डेड वन क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी हो, चाहे उस पर वन हो चाहे न हो। देखिए जिसे राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी हो, चाहे उस पर वन हो चाहे न हो, उसे रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कहा जाता है। अब इसका भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो एक पॉइंट ये देखते हैं कि राज्य में अधिकांशतः जो वन है तो मानसूनी टाइप की है, मानसूनी टाइप है। अब वर्गीकरण भौगोलिक वर्गीकरण देखते हैं तो 3 टाइप इस पे भी हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में बात करते हैं। तो इस पे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया इस पे कि मतलब कितनी वर्षा पे होती है। तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस इसका उपयोग होता है, बेहतर इमारती लकड़ियाँ इसमें प्राप्त होती हैं। क्षेत्र देखते हैं तो जबलपुर, सागर, छतरपुर, बैतूल, पन्ना, होशंगाबाद है।
अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के बारे में बात करते हैं। तो ये 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्द्र है ना, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वृक्षों में क्या होता है कि पत्तियां बहुत कम समय के लिए गिरती हैं। ये वृक्ष पत्तियां बहुत कम समय के लिए गिराते हैं। अब इनका फैलाव देखते हैं तो दक्षिणी छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, मंडला वनवृत्त पे है। अब ये अधिपादप अर्ध सदाबहार या सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार जो 12 महीने वाले बहुत ही मतलब कम समय के लिए पत्ती आती गिरती है। और इस पे मेन वृक्ष है तो साल, जिसे सखुआ भी कहते हैं, सखुआ। अब तीसरा पॉइंट है तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के बारे में बात करते हैं। तो इस पे 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इनका क्षेत्र ये जबलपुर, शहडोल, खंडवा, होशंगाबाद, दतिया, ग्वालियर पे पाई जाती है। और इन पे मेन वृक्ष क्या है, ये हर्रा है, जैसे बबूल है, तेंदू पलाश, तो ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा अन्य की, कटीले वन। कटीले वन के बारे में बात करते हैं तो 70 से कम सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जैसे कि चंबल घाटी है, और प्रदेश के उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ भी पाए जाते हैं। उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में, चंबल घाटी में पाए जाते हैं 70 से कम सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। अब उपोष्ण पतझड़ वन के बारे में बात करते हैं तो ये विंध्यन एवं सतपुड़ा की चोटियों पर प्राप्त होते हैं। उपोष्ण है ना, विंध्यन एवं सतपुड़ा की चोटियों पर प्राप्त होते हैं। ये एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं, एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं। और पचमढ़ी के आसपास के क्षेत्रों में इसी प्रकार के वनों का विस्तार है। उपोष्ण पतझड़ वन पचमढ़ी के आसपास विंध्य सतपुड़ा की चोटियों में इन्हीं क्षेत्रों में है। अब वन संपदा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो वन संपदा के दो वर्ग हैं। एक तो मुख्य वन उपज वाले हैं, मुख्य वन उपज वाले हो गए, एक है गौड़ वन उपज वाले हो गए। तो मुख्य वन उपज साल है, सागौन है, बांस है, और गौड़ जिनकी मतलब कम मात्रा में पाए जाते हैं तो तेंदू, महुआ, साल, खैर, लाख, हर्रा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सागौन वृक्ष के बारे में। तो सागौन वृक्ष के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यह एमपी में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष है। इसे 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सागौन पाया जाता है, और काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में प्राप्त होता है सागौन। और उपयोग इनका देखते हैं तो इमारती लकड़ी के रूप में और लकड़ी की वस्तुएं बनाने में इनका उपयोग होता है। क्षेत्र देखते हैं जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, सीहोर, देवास, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, मंडला क्षेत्रों में। अब इसका और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो होशंगाबाद की जो बोरी घाटी है, होशंगाबाद की बोरी घाटी है, यहाँ पर सर्वाधिक सागौन वृक्ष पाया जाता है, जो बोरी घाटी है। अब बात करते हैं हम साल वृक्ष के बारे में। तो एमपी में जो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं वो साल के पाए जाते हैं। इनका उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने पे, इमारतों के निर्माण में होता है इनका उपयोग। मिट्टी लाल व पीली मिट्टी होती है, और इस पे देखा था आपने काली मिट्टी वाले क्षेत्र में होती है। अब एक बोरन नामक कीड़ा होता है जो साल के वृक्षों को मतलब प्रभावित करता है, क्षतिग्रस्त करता है। मंडला ऐसा जिला है जो इस कीड़े से प्रभावित है। अब क्षेत्र देखते हैं तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, छिंदवाड़ा है। और आगे दोस्तों बात करते हैं बांस और तेंदुपत्ता के बारे में। तो सबसे पहले बांस के बारे में बात करते हैं। तो इसका उपयोग आप शायद सबको जानता हो कि कागज व लुगदी बनाने, लुगदी उद्योग में इसका उपयोग होता है। और अन्य उपयोग जैसे देखते हैं तो टोकरी है, चटाई, बाड़ है। अब कागज के कारखाने नेपानगर व अमलाई में, दो जगह एमपी में इसके कारखाने हैं, नेपानगर है और अमलाई में है। और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो बांस का है वह बालाघाट है, और बालाघाट एवं होशंगाबाद है। क्षेत्र देखते हैं तो प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी जिले में प्राप्त होते हैं, पूर्वी एवं दक्षिणी जिले में। तो तेंदुपत्ता के बारे में अब बात करते हैं। तो सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादित राज्य एमपी है ही है। तेंदुपत्ता के संग्रहण पर एवं व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है, और उपयोग इसका बीड़ी बनाने पे, बीड़ी सब धुआं निकलने पे होता है, मतलब बीड़ी बनाने पे। क्षेत्र देखते हैं तो जबलपुर, सागर, शहडोल, सीधी, इन क्षेत्रों में तेंदुपत्ता पाया जाता है। अब बात करते हैं खैर एवं हर्रा के बारे में बात करते हैं। तो खैर एवं हर्रा के बारे में बात करते हैं तो खैर का जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, यानी प्राप्त हो जाता है। और उपयोग इसका होता है कत्था बनाने में, खैर से कत्था बनाने में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। तो खैर से कत्था बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका मतलब एमपी में दो कारखाने हैं इसके, एक तो शिवपुरी में है, एक है मुरैना बानमूर।
आपने पढ़ा होगा, ऑनलाइन फैक्ट वाली बुक में मिल जाता है अक्सर बानबोर। और जो इन कारखानों को लकड़ी प्राप्त होती है वह शिवपुरी, गुना, मुरैना से प्राप्त होती है। इनके क्षेत्र देखते हैं तो जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, सीधी, दमोह, उमरिया, भोपाल है। अब हर्रा के बारे में बात करते हैं तो हर्रा का उपयोग होता है चर्म शोधन के उपचार में इसका उपयोग होता है। और क्षेत्र देखते हैं तो छिंदवाड़ा, शहडोल, मंडला, श्योपुर है। अब इसके बाद लाख और भिलावा के बारे में बात करते हैं तो लाख का उपयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन में होता है, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में। लाख का निर्माण का शासकीय कारखाना जो है उमरिया में है, इसका शासकीय कारखाना उमरिया में है। और क्षेत्र जबलपुर, मंडला, शहडोल, सिवनी व होशंगाबाद के वनों में प्राप्त होता है। यह मुख्यतः जो घोट, पलाश, बेर, कुसुम, अरहर के वृक्षों से कुसुम व अरहर के वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। अब भिलाव के बारे में बात करते हैं तो भिलावा का उपयोग पेंट व स्याही बनाने में होता है, पेंट व स्याही बनाने में। और भिलावा निर्माण का शासकीय कारखाना जो है तो वह छिंदवाड़ा में है। और जो लाख का शासकीय कारखाना है तो वह उमरिया में है। अधिकांशतः छिंदवाड़ा में वनवृक्ष से ही प्राप्त होते हैं भिलावा, इसलिए वहाँ पर कारखाना भी है छिंदवाड़ा में। अब आगे बात करते हैं गोंद के बारे में। तो गोंद का सर्वप्रथम उपयोग देखते हैं जिसका पेंट, खाने व वार्निश में, कॉस्मेटिक पेपर, प्रिंटिंग प्रेस में इनका उपयोग होता है। प्रिंटिंग में होता है पेंट, खाने व वार्निश में, कॉस्मेटिक पेपर में। अब देखते हैं कि ये प्राप्त कैसे होता है तो किन किन वृक्षों से, बबूल के वृक्षों से प्राप्त होता है, सेनियल से, धावड़ा से, इन वृक्षों से गोंद को प्राप्त किया जाता है। अब प्राप्त क्षेत्र है इसके तो शिवपुरी है, ग्वालियर है, खंडवा है, इन क्षेत्रों में ये प्राप्त होता है। अब गोंद के 3 टाइप होते हैं तो 3 टाइप को देखते हैं तो सर्वप्रथम क्या है, कुल्लू गोंद होता है एक, अरेबिक गोंद और सलाई गोंद। तो कुल्लू गोंद के बारे में देखते हैं तो कुल्लू गोंद कुल्लू नामक पौधे से प्राप्त होता है और इसका उपयोग कॉफी व पेस्ट्री बनाने में होता है। और अधिकांशतः यह विदेशों को निर्यात किया जाता है। कुल्लू नामक पौधे से प्राप्त होता है, कॉफी और पेस्ट्री बनाने में उपयोग होता है, विदेशों को निर्यात किया जाता है। अब अरेबिक गोंद जो है यह खाने योग्य भी होता है, इसका उपयोग मिठाई बनाने में होता है। यह गोंद एनोगाइस लैटिफोलिया से संग्रहित किया जाता है, एनोगाइस लैटिफोलिया से संग्रहित किया जाता है अरेबिक गोंद को। अब सलाई गोंद जो है ये चट्टानी भागों के वृक्ष, ये सलाई वृक्ष से प्राप्त होता है। चट्टानी भागों में जो सलाई वृक्ष होते हैं उनसे प्राप्त होता है। उपयोग है पेंट और वार्निश बनाने में इसका उपयोग होता है। तो अब आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की राज्य वन नीति 2005 के बारे में। मध्य प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी 2005। तो अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो यह नीति मंत्रि परिषद की मंजूरी 4 अप्रैल 2005 को मंत्रि परिषद की इसको मंजूरी मिली थी इस नीति को। और जो पूर्व में जो नीति लागू थी वो 1952 की नीति लागू थी पूर्व में, और जो 1988 में पुनरीक्षित की गई थी, इस पे कुछ संशोधन वगैरह कुछ हुआ वो थोड़ा मोड़ा, तो पुनरीक्षित 1988 में की गई थी। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो वन नीति की जो 2005 की विशेषता है इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो पूर्व की वन नीति 1952 वाली थी उस पर राजस्व ग्राम को प्रधानता थी, प्राथमिकता थी। अब जो नई 2005 की वन नीति इस पे पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना इसका मेन लक्ष्य है। और जो सेकंड पॉइंट देखते हैं तो जो इसका पूर्व में कार्य ठेकेदारों द्वारा होता था, अब जो 2005 वाली नीति है उसका कार्य जन भागीदारी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नवीन में इमारती काष्ठ उत्पादन, लघु वनोपज, बांस, औषधि और प्रजातियों के उत्पादन एवं मूल संवर्धन पर बल दिया गया है। मतलब औषधि है उनके मतलब मूल संवर्धन और उनके उत्पादन क्षमता पर बल दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण इस नीति से इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो वनाश्रित महिलाएं हैं उनकी स्थिति में कुछ सुधार होगा। और इस पे वैकल्पिक रोजगार की बात की गई है। तो और आगे बात करते हैं, और इस नीति के तहत लंबित विवादों को जो निपटारा है वो शीघ्र होगा, लंबित विवादों का निपटारा शीघ्र होगा। अतिक्रमण से रोकथाम में मदद मिलेगी। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में तब्दील करने की योजना भी है।
तो अब 2005 की नीति को देख लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के बारे में। तो ये 2002 अधिनियम के तहत बना था। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत गठन हुआ था। इसके मुख्यमंत्री जो है अध्यक्ष होते हैं इस बोर्ड के। अब इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद। तो ये 1873 में मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत बना था। मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1873 के तहत इसका गठन हुआ था। कार्य है अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देना, जो है प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देना, और जो प्रौद्योगिकों को बढ़ावा देने वाले उद्योग है उनको स्थापित करना। उद्योग स्थापित करना और अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देना। अब इसके बाद बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थान। तो जो इनका कार्यालय भोपाल में है वो दिए गए हैं। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में है। संजीवनी संस्थान मुख्यालय भोपाल में है। वन विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम भोपाल में है। देख लीजिएगा आप लोग, मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। और ये जबलपुर में जिनके जिनके सेंटर है वो लिखे हुए हैं, जैसे कि वन जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र है, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान का मुख्यालय भी जबलपुर में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय है जो वह जबलपुर में है, और जो भारतीय वन अनुसंधान का जो मेन कार्यालय है वो देहरादून में है। तो नोट कर लीजिएगा। और जो वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र जो है वो फॉरेस्ट जो वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र है वो बालाघाट में है। वन राजकीय महाविद्यालय बैतूल में है। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा में। आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जो फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग होती है एमपी में वो 7 जगह होती है, जैसे कि लिखे जैसे कि शिवपुरी है, गोविंदगढ़, अमरकंटक, लखनादौन, बैतूल, झाबुआ में होती है। और मध्य प्रदेश का जो पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर है वो राला मंडल इंदौर है। अवेयरनेस वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर तो राला मंडल इंदौर है। तो और बात करते हैं। बस दोस्तों, मतलब यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मुझे ज़्यादा मैप की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने मैप बहुत कम ही लगाए हैं। तो थैंक यू दोस्तों। तो चलते हैं।